आज पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति। ये पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि भाषा से हमारा अभिप्राय सभ्य मानव जाति की भाषा से है। भाषा के प्रकृति से हमारा अभिप्राय है भाषा की विशेषता या मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति। एक वस्तु की प्रकृति ही उसे अन्य वस्तुओं से अलग करती है। अतः जब हम भाषा की प्रकृति कहते हैं तो हमारा अभिप्राय भाषा की उन विशेषताओं से है जो अन्य प्राणियों की विशेषताओं से अलग करती है। भाषा के अर्थ और परिभाषा से हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चींटी, मधुमक्खी, कौवा, गाय, भैंस, वानर आदि सभी जीव जंतु की अपनी अपनी भाषा होती है, परंतु ये भी एक सच्चाई है कि मानव की भाषा अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से सर्वथा अलग है। मानव की भाषा की कुछ अपनी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। यदि विशेषताएं उसे जीव जंतु की भाषाओं से अलग करती है, संभव है इनमें से कुछ विशेषताएं जीव जंतु की भाषा में भी हो, लेकिन ये सभी विशेषताएं जीव जंतु की भाषाओं में नहीं हैं। भारतीय और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की कुछ प्रकृतिगत विशेषताओं की चर्चा की है, जिनका विवेचन इस प्रकार से है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध मानव समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। यूँ तो हम कहते हैं कि मातृभाषा का अर्थ माँ की भाषा है, परंतु माँ की भाषा का निर्माण नहीं करती है, वो पूर्वजों से प्राप्त भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाती है। माँ ने भी उस भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था, अतः अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए हम उसे मातृभाषा कहते हैं। जन्म से ही शिशु जिस समाज में पलता है और बड़ा होता है, उसी समाज की भाषा को ही वो सीखता है। उदाहरण के लिए जो भारतीय इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि विदेशों में जाकर बस गए हैं, उनके बच्चे उस देश विदेश की भाषाओं को ही सीखते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि बंगाल में रहने वाला कोई परिवार पंजाब में आकर बस जाए तो उनके बच्चे पंजाबी भाषा का व्यवहार करने लगते हैं। अक्सर देखने में आया है कि ऐसे बच्चे अपने परिवार के वातावरण के अनुरूप मातृभाषा को सीख जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे समाज की भाषा को भी सीख लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लालन पालन बंगाल में महिसादल नगर में हुआ था, इसलिए वे बांग्ला भाषा में धारा प्रवाह बोल लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। हम इसे समाज में ही रहकर सीख सकते हैं। हम जिस किसी समाज में रहेंगे उसी समाज में भाषा को भी सीख लेंगे, उसी समाज की भाषा को भी सीख लेंगे। ठीक है। दूसरा है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु होने के साथ साथ परंपरागत वस्तु भी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा प्राप्त होती चली जाती है, भले ही हम इसका अध्ययन करते हों और हमारी वर्तमान पीढ़ी इसे थोड़ी बहुत परिवर्तन भी कर लेती है, परंतु ये भी सत्य है कि हम परंपरा से चल आ रही भाषा को ही सीखते हैं। हम अथवा हमारा समाज परंपरा से चली आ रही भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसे आमूल-चूल परिवर्तित करके उसके स्थान पर नवीन भाषा का सृजन नहीं कर सकता। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति परंपरा से चली आ रही भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। यही कारण है कि संसार में कुछ लंबी परंपरा वाली भाषाएं भी हैं। हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी आदि संसार की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी परंपरा बहुत लंबी है। जन्म लेते ही बच्चों को एक परिवार मिल जाता है, साथ ही उसे एक समाज और उसकी भाषा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ना तो भाषा लेकर आता है ना ही धर्म को। हम उन्हें सामाजिक परंपरा के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः ये कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की एक
अविच्छिन्न तथा अखंड परंपरा होती है और उस परंपरा के निर्माण में अनेक शताब्दियाँ लग जाती हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक, मतलब कि भाषा को हमने अर्जित किया है। पैतृक मतलब पिता से प्रदान भाषा नहीं है, पैतृक भाषा नहीं है जो चलती आ रही है। भाषा परंपरागत और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, फिर भी उसे अर्जित संपत्ति कहा जाएगा। भाषा हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होती है, हमें उसे सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो उसी समाज की भाषा को सीखता है। किसी बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है वो उसी परिवार की भाषा को सीखता है। जब किसी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रहने लगता है तो वह उस देश की भाषा को सीख लेता है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया तो भारतवासियों को अंग्रेज़ों के दबाव में आकर अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा जानने वालों को ही सरकारी नौकरियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भी हिंदी भाषा सीखी। जब मुसलमान भारत में बस गए तो अपनी फारसी भाषा को भूल गए तथा हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करने लगे। इसी संदर्भ में हिंदी के कवि अमीर खुसरो ने भी कहा, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ तथा हिंदुवी में उत्तर देता हूँ। मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं है जिससे मैं अरबी में बात कर सकूँ। यदि हम प्रयास करेंगे तो हम संसार की किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे हम प्रयास करने पर प्राप्त कर सकते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर करता है। तो भाषा जब हम पहली बार कोई भाषा सीखते हैं तो वो कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें सरल बना देती है, मतलब वो भाषा हमारे लिए सरल हो जाती है। भाषा का ये जन्मजात व्यवहार होता है कि वह कठिनता के मार्ग को त्याग कर सरलता की ओर अग्रसर होती है। मानव की सामुदायिक प्रवृत्ति के समान भाषा की प्रवृत्ति भी निरंतर प्रगतिशील रहती है। इस धरती पर जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक भाषा का निरंतर विकास होता रहेगा। मानव का ये सरल स्वभाव कि वे कम से कम ध्वनि संकेतों द्वारा अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति करना चाहता है। मनुष्य को अपनी बात को सरल सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहिए ताकि सुनने वाला व्यक्ति उसी बात को उसी अर्थ में समझ सके जिस अर्थ में वह कही गई है। इसी के दौरान हम कह सकते हैं कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक ने शोध द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है कि सभी भाषाएं कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर हो रही हैं। इसी संदर्भ में हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों को लेते हैं जिनका विकास लौकिक संस्कृति से हुआ है, जैसे पुस्तिका से पोथी, स्वर्ण से सोना, कर्म से काम आदि। ये शब्द इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि संस्कृत के जटिल शब्द हिंदी में सरल शब्द बनकर प्रयुक्त हुए हैं। एकलता। संसार की प्रत्येक भाषा एकल है। एकलता से अभिप्राय यह है कि निजी व्यवस्था या निजी पद्धति का है, मतलब खुद के इसके नियम होते हैं, इसकी खुद की बनावट होती है। प्रत्येक भाषा की बनावट का ढांचा अपने प्रकार का होता है, वे अन्य भाषाओं से मेल नहीं खाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि संसार की भाषाएं अलग अलग समाजों अथवा मानव समुदाय द्वारा निर्मित है। उदाहरण के रूप में संस्कृत भाषा में 3 लिंग तथा 3 वचन हैं, परंतु हिंदी भाषा में 2 लिंग और 2 वचन हैं। हिंदी भाषा में भूतकाल के 6 भेद हैं, परंतु रूसी भाषा में भूतकाल के 2 भेद हैं। संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के लिंग की दृष्टि से कर्ता क्रिया से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता को प्रभावित करती है। इसी प्रकार संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच आदि भाषाओं में संयुक्त ध्वनियाँ हैं, लेकिन जापानी भाषा में कोई संयुक्त ध्वनि नहीं है। चीनी भाषा का तो संपूर्ण ढांचा ही अलग प्रकार का है। वे संसार
कि किसी भाषा से मेल नहीं खाता। अतः ये कहना उचित ही होगा कि संसार की प्रत्येक भाषा एकल है। भाषा में सीमाबद्धता होती है। संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में उसका प्रयोग होता है। ये सीमाबद्धता दो प्रकार की है, भौगोलिक और ऐतिहासिक। रूसी, जापानी, चीनी, फ्रेंच आदि सभी भाषाएं भौगोलिक सीमाएं लिए हुए हैं। एक क्षेत्र के बाहर हमें भिन्न प्रकार की भाषा मिलेगी। हमारे अपने देश में भौगोलिक सीमाओं के कारण ही पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल और बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। वस्तुतः भाषा देश और काल की सीमाओं में ही विकसित होती है। इसलिए कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। इस युक्ति का अर्थ यही है कि प्रत्येक भाषा भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध होती है। अक्सर ये भी देखने में आया है कि एक लंबे काल के बाद भाषा नया रूप धारण कर लेती है। यही ऐतिहासिक सीमाबद्धता कही जा सकती है। उदाहरण के रूप में वैदिक से लौकिक संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन लौकिक संस्कृति से प्रकृति का विकास हुआ और प्रकृति से अपभ्रंश का। कालांतर में अपभ्रंश ने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि भाषाओं का विकास हुआ। ऐतिहासिक सीमाबद्धता के कारण ही पुरानी भाषाओं को मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोग ना के बराबर होता है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। जो भाषा होती है वो हमारी किसी न किसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा का समाज की सभ्यता और संस्कृति से गहरा संबंध होता है। जो लोग जिस भाषा को प्रयोग करते हैं वे उसी के माध्यम से अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा ही समाज में रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार को वहन करती है और हम किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय उसकी भाषा से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में ब्रज भाषा के माध्यम से हम ब्रज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सभ्यता और संस्कृति को जान सकते हैं। भाषा सामान्य बोलचाल अथवा साहित्य के रूप में समाज और उसकी संस्कृति का परिचय देती है। जिस समाज की सभ्यता और संस्कृति समृद्ध होती है उसकी भाषा भी समृद्ध होती है। अतः ये कहना तर्कसंगत होगा कि भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। भाषा में भिन्नता और अनेक रूपता होती है। पहले बताया जा चुका है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन हमारा अनुकरण कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर के कारण उनकी भाषा में भिन्नता उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति का भाषा को उच्चारण करने का अपना ही ढंग होता है। भले ही व्यक्ति अनुकरण से भाषा को सीखता है, परंतु भाषा में उसका निजी स्पर्श देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अन्य लोगों के स्वभाव से अलग प्रकार का होता है। यदि हम व्यक्ति की बोली की ओर ध्यान दें तो वे हमें पता चलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति का उच्चारण भिन्न प्रकार का है, वे अन्य लोगों से मेल नहीं खाता है। इसी भिन्नता और अनेक रूपता के कारण हिंदी भाषा की अनेक विभाषाएं और बोलियां हैं। भाषा की ये विभिन्नता और अनेक रूपता विश्व स्तर पर भी देखी जा सकती है। भाषा संश्लिष्टावस्था और विशिष्टावस्था की ओर अग्रसर होती है। मानवीय भाषा का एक अन्य प्रकृतिगत गुण है ये है कि वो संश्लिष्टावस्था में से विशिष्टावस्था की ओर यात्रा करती हुई दिखाई देती है। इस प्रकृति को हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। प्राचीन भाषाओं के रूप में तत्व, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि मूल शब्दों के साथ संबंध होते हैं, लेकिन बाद में ये रूप तत्व मूल शब्द से अलग होते चले गए। उदाहरण के रूप में संस्कृत भाषा में बालक गृहं गच्छन्ति के स्थान पर अब बालक घर को जाता प्रयुक्त होता। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, हिंदी विशिष्ट भाषा है। उपयुक्त उदाहरण गृहं के संयुक्त स्थान पर अब हम घर को, गच्छन्ति के संयुक्त स्थान पर हम जाता वियुक्त रूपों का प्रयोग करते हैं।
भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा को विचारों की जननी कहा जाता है। भाषा के द्वारा ही हम विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए भाषा और विचारों में अटूट संबंध है। इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। विचारों के बिना भाषा मूल्यहीन तथा निरर्थक है। यदि मानव के मन में विचार है तो वे उन्हें भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकता है। अन्य संकेत अपर्याप्त अथवा मानव विचारों तथा भाषा का महत्व इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यूँ तो मानवेतर प्राणियों के पास भी भाषा होती है, लेकिन उनके पास सोचने और विचारने की शक्ति नहीं होती है। अगर होती भी है तो अल्प मात्रा में, कम संख्या में होती है। मानवीय भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे विचार शून्य ना होकर विचार युक्त है। द्वैतता। इस सृष्टि का निर्माण द्वैत से हुआ है। मानव जाति के अतिरिक्त प्रकृति के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राणियों का जन्म भी द्वैत तत्व से होता है। यदि हम गुलाब के फूल को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी एक एक पंखुड़ी अलग अलग है। प्रत्येक पंखुड़ी पर अलग अलग रेखाएं हैं। यही नहीं कि उसमें पराग, गर्भ, केसर आदि तत्व भी देखे जा सकते हैं। ये हमारे इस कथन को प्रमाणित करता है कि फूल का निर्माण भी द्वैत से हुआ है। प्रत्येक भाषा भी इसी द्वैतता का परिणाम है। भाषा के वाक्य में ध्वनियों का एक निजी विन्यास क्रम होता है। ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों से रूपिम, फिर पद अतः अंत में वाक्य। प्रत्येक भाषा के वाक्य में भी दो स्तर रहते हैं। एक स्तर की इकाइयाँ सार्थक होती है तो दूसरे स्तर की निरर्थक। इन्हीं दो स्तर को हम द्वैतता कहते हैं। इनके सार्थक इकाइयों को रूपिम मतलब शब्द, धातु, प्रत्यय आदि कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा, ये सभी सार्थक इकाइयाँ हैं। लेकिन राम शब्द में र, आ, म, आ ये चार ध्वनियाँ हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। फिर भी ध्वनियाँ मिलाकर सार्थक इकाई का निर्माण करती हैं, परंतु ये ध्वनियाँ निरर्थक होते हुए भी अर्थभेदकता की शक्ति रखती है। राधा और बाधा अर्थभेद का कारण र, ब ध्वनियाँ हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा का जन्म द्वैत से हुआ है। भाषा में पूर्णता अपूर्णता है। प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। यूँ तो प्रत्येक भाषा भावों को व्यक्त करने में समर्थ होती है, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि प्रत्येक भाषा में सभी वस्तुओं और विचारों के लिए समुचित शब्दावली नहीं होती। फिर भी हम भाषा में पूर्णता होती है। कुछ भाषाओं में कुछ वस्तुओं के लिए अनेक शब्द होते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए कोई शब्द नहीं होता। उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा के एक विशेष प्रकार के फूल को हम गुलाब कहते हैं, परंतु गुलाब के फूल अनेक रंगों के होते हैं, जैसे पीला गुलाब, लाल गुलाब, हरा गुलाब, सफ़ेद गुलाब, नीला गुलाब, जामुनी गुलाब आदि। हमें अलग अलग रंग के गुलाब शब्द के साथ हरा, पीला आदि को जोड़ना पड़ता है, परंतु लाल गुलाब तथा पीला गुलाब के लिए हमारे पास कोई एक शब्द नहीं। कुछ विद्वानों ने आधुनिक तथा पिछड़ी जातियों की भाषाओं का सर्वेक्षण करते ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि सभी भाषाएं अपूर्ण हैं, परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं। कारण यह है कि प्रत्येक भाषा की शब्दावली उस भाषा को बोलने वाले के वातावरण पर आधारित होती है। उदाहरण के रूप में ऐसे कमों निवासियों की भाषा में संस्कृत भाषा के दार्शनिक विचारों के लिए शब्दों का सर्वथा अभाव है। उनके जीवन में तो बर्फ और रेडियर इन दो वस्तुओं का अधिक महत्व होता है, अतः इन्हीं से जुड़े हुए अनेक शब्द इनकी भाषा में उपलब्ध होते हैं। यहाँ के निवासियों के पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों का इनकी भाषा से कोई अभाव नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा यदि पूर्ण है तो अपूर्ण भी है। उत्पादन क्षमता। पहले बताया गया है कि प्रत्येक भाषा परिवर्तनशील है। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भाषा के
द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु कभी कभी हम आवश्यकता के अनुसार भाषा में कुछ संशोधन और परिमार्जन भी करते हैं। जैसे जैसे समाज में विकास होता है वैसे वैसे नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगता है। पुनः विदेशी भाषाओं के प्रभाव फलस्वरूप हम आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान को अर्जित करने लगते हैं, जिससे हमारी भाषा भी प्रभावित होती है। उदाहरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम हिंदी एक सामान्य भाषा थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा बनाने के लिए इसमें नए शब्दों का निर्माण किया गया। सच तो यह है कि उत्पादन क्षमता के कारण ही भाषाएं जीवंता बनती है। आज हिंदी भाषा में शब्द भंडार की अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो रही है वैसे वैसे हिंदी भाषा में नए नए शब्द का निर्माण हो रहा है। ये प्रवृत्ति संसार की प्रत्येक भाषा में देखी जा सकती है। 14 भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यो तो भाव भी व्यक्ति के लिए मानव के पास अनेक साधन हैं। हम दृष्टि संकेत अथवा स्पर्श संकेतों द्वारा भाव भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों माध्यम अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। भाषा की भावाभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आधुनिक युग में आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाजपत्र आदि सभी संचार माध्यमों में भाषा का ही बोलबाला है। भाषा के माध्यम से ही काव्य रचना, साहित्य की अन्य विद्याएं भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ है। अक्सर देखने में आया है कि जिस व्यक्ति का भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जब कोई कवि भाव विभोर होकर कविता पाठ करता है तो वह श्रोता भी आनंद विभोर हो उठते हैं। हमारे नेता तथा विचार भाषा के द्वारा ही श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। अतः ये कहना उचित है कि भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा का प्रभाव नैसर्गिक और अविच्छिन्न है। परिवर्तनशील होने के बावजूद भाषा का प्रभाव नैसर्गिक और अविच्छिन्न होता है। ये रोकने पर भी नहीं रुकता। भाषा सारे समाज की संपत्ति होती है, कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है। यदि कबीर ने भाषा को बहता नीर कहा है तो कुटिनर्स ने इसकी तुलना नदी से की है। जिस प्रकार नदी का मार्ग स्वतः बनता चला जाता है, उसी प्रकार भाषा भी अपना निर्माण स्वयं करती है। अन्य शब्द में हम कह सकते हैं कि भाषा को बोलने वाले की स्वाभाविक रूप से उसका निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी का शब्द लैंटर्न से ले सकते हैं। जब हिंदी भाषा में ये शब्द आया तो लोग लालटेन कहकर पुकारने लगे। ये कहना कठिन है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लैंटेन को लालटेन कहा। इसी प्रकार हिंदी भाषा में गलीचा, चाकू, तोप आदि तुर्की भाषा के शब्दों का नैसर्गिक तथा अविच्छिन्न रूप से प्रयोग होता चला जा रहा है। स्टेशन, डॉक्टर, अस्पताल, इंच, कार, बस आदि अंग्रेजी के शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। अचार, कमीज, अलमारी, गमला, मेज, चाबी आदि शब्द पुर्तगाली है, लेकिन हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी बाधा के चल रहा है। लगभग ये स्थिति अंग्रेजी भाषा की है, जिसमें जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक घुल मिलकर अंग्रेजी भाषा सहज संपत्ति बन गई है। भाषा मानव जीवन से पोषित है। भाषा और मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मानव ने अपने जीवन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलने के लिए भाषा का निर्माण किया। यही कारण है कि संसार के सभी मनुष्य में किसी न किसी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। यूँ तो कुछ पशु पक्षी भी मानव की भाषा है, लेकिन वे उसे बोल नहीं सकते। तोता, मैना आदि मानव की भाषा को बोल सकते हैं, परंतु वे आविष्कृत किया, उससे ध्वनियों के प्रतीक रूपों अर्थात वर्णों का निर्माण किया तथा लिपि भी बनाई। मानव अपने जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को चलाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिवर्तन भी करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाषा का संबंध मानव जाति से है। विस्थापन योग्यता।
विस्थापन योग्यता। इसका अर्थ यह है कि भाषा का संप्रेषण देश काल से दूर विस्थापित किया जा सकता है। अन्य शब्द में हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम भूतकाल की घटनाओं को जानते हैं, वर्तमान काल में दूरवर्ती स्थानों पर भाषा द्वारा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आज दूरदर्शन, दूरभाषा, समाचार पत्र आदि भाषा संचार के सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध है। इस प्रकार मानवीय भाषिक संप्रेषण त्रिकालित भाषा के द्वारा ही हम वैदिक सभ्यता, रोमन सभ्यता और देश विदेश से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इससे विपरीत जानतव संप्रेषण वर्तमान तक ही सीमित है। सांस्कृतिक संचारण का सर्वप्रथम माध्यम। कोई भी बच्चा माँ की कोख से भाषा के साथ लेकर नहीं आता। प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने के पश्चात एक अलग प्रकार का संस्कृति पर्यावरण प्राप्त होता है। वे उसी से पलता है और बोलना सीखता है। हमारा आचरण और हमारी भाषा बहुत कुछ हमें पर्यावरण की देन है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि भले ही मानव में बोलने की योग्यता जन्मजात होती है, परंतु ये योग्यता उसे किस भाषा के माध्यम से प्राप्त होती है, ये उसके संस्कृति पर्यावरण पर निर्भर करता है। भाषा पशु पक्षियों के समान आनुवांशिक नहीं होती, बल्कि वे एक अर्जित संपत्ति है। हम किसी भी पर्यावरण में रहते हैं, उसकी ही भाषा को सीखते हैं। यही नहीं, प्रयत्न करने पर हम अन्य भाषा को भी सीख सकते हैं। अतः ये कहना उचित है कि भाषा संस्कृति संचार की उपलब्धि है। निष्कर्षता ये है कि हम कह सकते हैं कि भाषा का मानव जीवन में विशेष महत्व है। ये मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। भाषा के बिना मानव अपूर्ण है। मानव भाषा की उपयुक्त प्रकृतिगत विशेषताएं ही उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करता है।